Yes, good morning, all of you. Am I audible? Yes. Okay. Now, fair value measurement, I have already done one question. और आगे का क्वेश्चंस करते हैं. आई हैव टोल्ड यू मैं एक एक क्वेश्चन करके कंप्लीट कराऊंगा तुम लोगों को. Yeah, listen now. हम लोग ने तुम लोगों को आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन फेयर वैल्यू मेजरमेंट दिस 3 अप्रोचेस मेथड्स फॉर फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मेजरमेंट टेक्निक्स बताई है मैंने. मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच, ये 3 मैंने तुमको ये समझाया था एंड ये मैंने लिखवा के भी दिया है तुम लोगों को. आई हैव एक्सप्लेन दिस और ये हम लोग ने लिख के भी रखा है. देखो क्या था मार्केट अप्रोच. मार्केट अप्रोच में मैंने क्या लिखा था, फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय मार्केट वैल्यू अप्रोच if active market exists for similar asset, then quoted price in the market shall provide the best estimate. ये क्या लिखा है, quoted price in the market. अब ये quoted price in the market, what is exactly is this? ये जो मैंने डिस्कशन किया है ना, ये फाइनेंशियल एसेट्स के लिए है. फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स और डिवेंचर्स, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर मेरे पास कोई फाइनेंशियल एसेट पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स या डिवेंचर्स या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा अगर कोई मेरा इन्वेस्टमेंट्स है, तो वो इन्वेस्टमेंट्स की अगर मेरे को फेयर वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए फ्रॉम वेयर आई गेट द इंफॉर्मेशन जो मेरे को मिलता है, दैट इज फ्रॉम ऑब्जर्वेबल मार्केट. व्हेन आई से ऑब्जर्वेबल मार्केट, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं. दैट इज इनपुट वन मेरे को फेयर वैल्यू कहां से मिलेगी, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की. इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स है. अगर वो इक्विटी शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे कोटेड है, तो मेरे को स्टॉक एक्सचेंज से मिल जाएगा उसका वैल्यू. आई कैन गेट फ्रॉम शेयर मार्केट. लेकिन इफ सपोज ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है एंड ये शेयर्स प्राइवेट हेल्ड शेयर्स है, ये लिस्टेड कंपनी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर उसका कोटेड प्राइस कैसे मिलेगा? फिर उसका कोटेड प्राइस अपने को मिलेगा अगर मेरी जो कंपनी है, जैसा प्रोडक्ट जैसे जो कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, सेम लाइन ऑफ इंडस्ट्री में कोई दूसरी कंपनी होगी, सेम प्रोडक्ट बनाती है, सेम टाइप की कंपनी, अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसका कोटेड प्राइस मिल जाएगा एंड वो कोटेड प्राइस मैं मेरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज कर सकता हूं. मैं बोलूँगा अगर मेरी कंपनी भी लिस्टेड कंपनी होती तो इसका भी यही कोटेड प्राइस होता. सो लेवल 1 इनपुट, मेरे को सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज लेवल 1 इनपुट. लेवल 1 इनपुट का मतलब है अगर मेरी कंपनी का कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो वही कोटेड प्राइस ले लेने का. सेम कोटेड प्राइस ले लो, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, अपने फाइनेंशियल एसेट की फेयर वैल्यू मिल जाएगी. लेकिन अगर माई कंपनी इज नॉट कोटेड, माई कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच आई मेड द इन्वेस्टमेंट्स, जो मेरा फाइनेंशियल एसेट है, अगर उसकी कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो सिमिलर कंपनीज ट्रेडिंग इन द सिमिलर गुड्स
उसका कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो वो हम लोग फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए यूज़ कर लेंगे। लेकिन ना तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कंपनी कोटेड है, ना उस टाइप की कोई सिमिलर कंपनी का कोटेड प्राइस अवेलेबल है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना, इन दैट केस हम लोग ग्रे मार्केट, दैट इज इनएक्टिव मार्केट, हम लोग देखेंगे इनएक्टिव मार्केट से इसका प्राइस ढूंढेंगे। इनएक्टिव मार्केट का मतलब जहां पे ट्रेडिंग नहीं होती है। सो फ्रॉम ग्रे मार्केट और इनएक्टिव मार्केट से हम लोग उसका प्राइस ढूंढेंगे कि अगर यहां पे परचेज सेल होता, कोई बायर सेलर होते, तो क्या प्राइस में ये बिकता फाइनेंशियल एसेट। सो ये सब मार्केट अप्रोच है, ये सब इंफॉर्मेशन या तो एक्टिव या इनएक्टिव मार्केट से मिलता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेवल 1 इनपुट। लेवल 1 इनपुट, हैव यू अंडरस्टूड दिस? नाउ उसके बाद आता है लेवल 2 इनपुट। सी लेवल 1 इनपुट, लेवल 1 इनपुट मैंने बता दिया। लेवल 1 इनपुट में कोटेड मार्केट प्राइस या सिमिलर कंपनीज अगर सेम टाइप की कंपनीज कोई दूसरी हमारा फाइनेंशियल एसेट जो कंपनी में वो कोटेड नहीं है, उसका कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, तो अगर सिमिलर कंपनीज ट्रेडिंग इन द सेम गुड्स अगर उसका कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो उससे हमारा मेजरमेंट हो सकता है। ये लेवल 1 इनपुट। लेवल 2 इनपुट के लिए बोला हुआ है, लेवल 2 इनपुट के लिए बोला हुआ है हमको और इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी। इन दैट केस हम लोग इनएक्टिव मार्केट में जाएंगे और इनएक्टिव मार्केट से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू पर यूनिट हम लोग ढूंढ लेंगे। लेकिन अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है, ना तो कोटेड वैल्यू अवेलेबल है, ना या अपने को ग्रे मार्केट से इसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो लेवल 1 इनपुट भी नहीं है, लेवल 2 इनपुट भी नहीं है। बट ये दोनों मार्केट अप्रोच है, याद रखना, ये दोनों इंफॉर्मेशन मार्केट से मिलती है। अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा मालूम है, वो फाइनेंशियल एसेट से जो भी रिटर्न्स आने वाला है, एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश इनफ्लो, उसकी मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो मेरे एसेट की फेयर वैल्यू होगी। तब मेरे को जाना पड़ेगा, देखो लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 इनपुट मतलब उसके फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन, फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन या तो कोटेड प्राइस से मिल जाएगी, या सिमिलर कंपनीज अगर लिस्टेड है तो उनके कोटेड प्राइस को मैं एज्यूम कर लूंगा यही मेरे फाइनेंशियल एसेट की वैल्यू है, दैट इज लेवल 1 इनपुट। लेकिन अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल ही नहीं है, देन आई विल फाइंड आउट दिस फ्रॉम द सेकेंड हैंड मार्केट, दैट इज आई विल गो एंड आई विल फाइंड इट फ्रॉम द ग्रे मार्केट, इनएक्टिव मार्केट, इनएक्टिव मार्केट। ये दोनों इंफॉर्मेशन मार्केट से मिलेगी, इसलिए इसको बोलते हैं मार्केट अप्रोच। लेकिन अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो उसको बोलते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट। ये तो दोनों केस ऑब्जर्वेबल इनपुट्स का था, वर्ड्स यूज होते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, लेकिन अगर ये दोनों भी अवेलेबल नहीं है तो उसको बोला जाता है अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स। और फिर उसके बाद में अपने को जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट करना है वो इनकम अप्रोच से करना है। ये रहा इनकम अप्रोच। अरे इनकम अप्रोच इज नथिंग बट डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोस। ये जो भी कैश इनफ्लोज आएगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, और वो प्रेजेंट वैल्यू को ही हम लोग एज्यूम करेंगे वही अपने फाइनेंशियल एसेट्स की फेयर वैल्यू है। सो इसको बोलते हैं लेवल 3। ये लेवल 2 था, दिस इज लेवल 3 इनपुट, लेवल 3 इनपुट। सो ये वाला मेथड कभी फॉलो करेंगे हम लोग इनकम अप्रोच, जब अपने को कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, सिमिलर कंपनीज के कोटेड, हमारे इन्वेस्टमेंट वाले कंपनी का कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, सिमिलर कंपनी ट्रेडिंग इन द सेम टाइप ऑफ गुड्स का कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, दोनों भी अवेलेबल नहीं है, या फिर हमको इनएक्टिव मार्केट से भी उसका प्राइस नहीं मिल रहा है, तो फिर हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, दैट इज डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो मेथड। विल गो फॉर दिस मेथड। इसको बोलते हैं लेवल 3 इनपुट। ये अनऑब्जर्वेबल, दिस इज अनऑब्जर्वेबल इनपुट। मेरे पास मार्केट से कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, मैं मार्केट से ये प्राइस ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूं,
सो इसको अनऑब्जर्वेबल वर्ड यूज किया जाता है। अरे तुमको सिंपल लैंग्वेज में समझ में आया क्या जो मैंने बोला? यस सर। क्योंकि अदरवाइज क्वेश्चन आंसर्स में तकलीफ होता है। अभी तुमको दिखाता हूं मैं क्वेश्चन, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव ऑलरेडी डन। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था इसका। इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया ना हम लोग ने? अच्छा पेज ही ओपन है, ये वाला हो गया ना अपना? हाँ सर। क्वेश्चन 2, 3, 4 छोड़ दो, क्वेश्चन 5 छोड़ दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Comment on the following by quoting references from appropriate Indias. Appropriate Indias पहले मेरे को समझाना है पार्ट बी। ये फाइनेंशियल एसेट है। DS लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ये लो क्या वर्ड यूज किया? इक्विटी शेयर्स कौन से कंपनी का है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, तो इसका कोटेड प्राइस अब ढूंढने में तकलीफ है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स द कंपनी यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एज देयर वर नो सिमिलर शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। बोलो ये क्वेश्चन एटलीस्ट समझ में आया क्या मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स कंपनी यूज डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मतलब प्रेजेंट वैल्यू इनकम अप्रोच। और इनकम अप्रोच तो तभी फॉलो होता है जब भी हमारे पास मार्केट से ऑब्जर्व करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसको बोलते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट। इन केस ऑफ अनऑब्जर्वेबल इनपुट वी फॉलो दिस मेथड। सो हम लोग ने इनकम अप्रोच फॉलो किया, क्योंकि ना तो ये शेयर्स मार्केट में कोटेड था, लिस्टेड कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, तो इसका कोटेड प्राइस नहीं मिल सकता है, और कोई सिमिलर कंपनी भी कोटेड नहीं थी, या इनएक्टिव मार्केट से भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। तो लेवल 1 इनपुट नहीं मिला, लेवल 2 इनपुट नहीं मिला, तो हम लेवल 3 इनपुट के लिए चले गए। लेवल 3 इज नथिंग बट इनकम अप्रोच। वो मार्केट अप्रोच नहीं है, इनकम अप्रोच। लेकिन बोला हुआ क्वेश्चन पूछा अंडर विच लेवल of fair value hierarchy will the above input be classified? अरे लेवल 3 इनपुट, और क्या? लेवल 1 लेवल 2 दोनों फेल हो गया, तो लेवल 3 इनपुट हुआ ना ये तो। am I correct? यस सर। और उसके बाद और एक चीज क्या बोला इन लोग ने? what will be your answer if the quoted price of similar companies are available? ये कंपनी तो प्राइवेट कंपनी है, लेकिन अगर कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनीज अवेलेबल है तो उससे हम लोग फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं ना। फेयर वैल्यू के लिए बोला है कोटेड प्राइस ऑफ द सेम कंपनी। अगर सेम कंपनी का कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है तो सिमिलर कंपनी ट्रेडिंग इन द सेम टाइप ऑफ गुड्स, उसका कोटेड प्राइस ले लो, तो उसको हम लोग लेवल 1 इनपुट ही बोलते हैं। लेवल 2 इनपुट किसको बोलते हैं? अगर ना तो सेम कंपनी का कोटेड प्राइस अवेलेबल है ना सिमिलर कंपनी का, तो हम लोग क्या करते हैं? एक्टिव मार्केट से लेके आते हैं। वी कैन गेट द प्राइस फ्रॉम एक्टिव मार्केट। हैव यू अंडरस्टूड और नॉट? यस सर। सो देखो, व्हाट विल बी योर आंसर इफ द प्राइस ऑफ सिमिलर कंपनीज वेर अवेलेबल एंड कैन बी यूज फॉर फेयर वैल्यू, कैन बी यूज फॉर फेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर हम लोग वो केस में वो प्राइस ले लेंगे। वी विल टेक दैट प्राइस। हैव यू गॉट इट? तो हम लोगों को ये क्वेश्चन में सबसे पहले बोला हुआ है कि हम लोग ने मार्केट अप्रोच फॉलो किया, सॉरी इनकम अप्रोच। ये जो कंपनी है DS लिमिटेड,
उन्होंने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किया है और वो कॉमनली यूज़ होता है जब भी हम प्राइवेट कंपनी का शेयर्स का फेयर वैल्यू निकालते हैं ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनके कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं होते, तो उनके लिए यही मेथड यूज़ होता है। और ये कौन से लेवल में आएगा? ये लेवल 3 में आएगा। लेवल 3 अनऑब्जर्वेबल है ना, ये दिस इज फ्रॉम अनऑब्जर्वेबल, इसको बोलते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट। मार्केट से ये मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूं, सो वी कॉल इट एज अनऑब्जर्वेबल इनपुट। और लेवल 3 क्या बोलेंगे हम लोग? इट फॉल्स अंडर लेवल 3। लेकिन अगर कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट्स, कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट्स सेम कंपनी का नहीं, अगर दूसरे कंपनी का अवेलेबल है, दूसरे कंपनी का अवेलेबल है, तो हम लोग मार्केट अप्रोच से जा सकते हैं। मार्केट अप्रोच से जा सकते हैं, याद रखना। मार्केट अप्रोच से जाएंगे तो नंबर 1, सबसे पहला नंबर 1, मैं सेम कंपनी का कोटेड प्राइस ले लूंगा। अरे सेम कंपनी का कोटेड प्राइस ले लूंगा, सेम कंपनी का अगर कोटेड प्राइस नहीं मिला तो सिमिलर कंपनी का कोटेड प्राइस ले लूंगा। और सिमिलर कंपनी का कोटेड प्राइस भी अगर नहीं मिला, सिमिलर कंपनी का भी अगर कोटेड प्राइस नहीं मिला, तो इन दैट केस व्हाट वी विल डू? इन दैट केस एकदम सिंपल है, हम लोग उसका ग्रे मार्केट से वैल्यू निकालेंगे। सो दैट इज द ऑप्शन अवेलेबल टू अस। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. नाउ सी, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका जो आंसर है ना, इसमें वंस आई हैव एक्सप्लेन दिस, इसके बाद में तुमको आंसर समझने में तकलीफ नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। इनफैक्ट जो आंसर बनाया हुआ नहीं रहता है वो मैं बनवाता हूं। अगर प्रॉपरली अवेलेबल है तो कोई तकलीफ ही नहीं है। एज पर इंडियाज 113 अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में था ना इन्वेस्टमेंट्स, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अपने को कोटेड प्राइस नहीं मिलता है, तो हम यूज करते वर्ड अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स शैल बी यूज टू मेजर द फेयर वैल्यू टू द एक्सटेंट दैट रेलेवेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल। क्योंकि मेरे पास ऑब्जर्वेबल इनपुट्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, देयर बाय allowing for situation in which there is a little, if any, market actively for asset or liability on the measurement date, the unobservable inputs shall reflect the assumption that market participants would use when pricing of assets and liabilities, including assumptions about risk। ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा आंसर यहां से चालू होता है। इन द गिवन केस DS लिमिटेड अडॉप्टेड, इनफैक्ट अगर ऊपर लिखना है तो तुम ये लिख सकते हो, सिंस द फाइनेंशियल एसेट इज इन अ प्राइवेट कंपनी द कोटेड प्राइस इज नॉट अवेलेबल, एंड बिकॉज कोटेड प्राइस इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन केस DS लिमिटेड अडॉप्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, commonly used technique to value the shares to fair value of private company, as there were no similar shares traded in market, hence it falls under the level 3 of fair value hierarchy। इसको लेवल 3 ऑफ फेयर वैल्यू हायरार्की बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नाउ लेवल 2 इनपुट्स के बारे में बोला है। लेवल 2 इनपुट्स में क्या क्या आएगा? लेवल 2 इनपुट्स में बोला है कोटेड प्राइस फॉर सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटीज इन एक्टिव मार्केट। कोटेड प्राइस फॉर सिमिलर एसेट्स और लाइबिलिटीज इन एक्टिव मार्केट। इन एक्टिव मार्केट सिमिलर एसेट्स, जो एसेट हमारे पास है उसके जैसे सिमिलर एसेट्स के अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल है, मतलब दूसरे कंपनी के कोटेड प्राइस अवेलेबल है। मैंने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मेरे इन्वेस्टमेंट का प्राइस अवेलेबल होता तो लेवल 1 इनपुट बोलता था मैं। लेकिन सिमिलर एसेट्स मतलब कोई दूसरे कंपनी में अगर मैं सेम इन्वेस्टमेंट करता, जो सेम गुड्स बनाता है, सेम लेवल का कंपनी है, तो उसका अगर कोटेड प्राइस अवेलेबल है तो वो ले लो। और कोटेड प्राइस
for identical or similar assets or liabilities in the market that are not active market, that is gray market, that is gray market, active market तो नहीं है. And inputs other than quoted price that are observable for asset or liabilities. अदर देन कोटेड प्राइस, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पहला 2 पॉइंट में अपना काम होता है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन दिस. नाउ इफ एन एंटिटी कैन एक्सेस कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑफ सिमिलर कंपनीज विच कैन बी यूज फॉर फेयर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स विदाउट एनी एडजस्टमेंट्स एट द मेजरमेंट डेट, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्जर्वेबल इनपुट and would be considered as level 2 inputs. बोलो समझा क्या? So level 1 input market approach, level 1 और level 2 दोनों market approach है. ये observable market, ये प्राइस में मार्केट से ऑब्जर्व कर सकता हूँ. लेवल 1 में quoted price of the financial asset, quoted price of the company in which I held financial asset, that is level 1 input. level 2 input, जो कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट्स किया उसका कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास कोटेड प्राइस अवेलेबल है सिमिलर कंपनीज का. अगर मैं सिमिलर टाइप के कोई दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता, लेट्स से मैंने सीमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, तो कोई दूसरे सीमेंट कंपनी में करता जिसका नेटवर्थ टर्नओवर मोर और लेस सिमिलर है, लेकिन ये लिस्टेड है, इसका कोटेड प्राइस अवेलेबल है, तो वो कोटेड प्राइस ले लो. ये भी इंफॉर्मेशन मार्केट से मिलेगी. या फिर you can go to inactive market, that is the gray market. ग्रे मार्केट से मैं इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लूंगा. सो मेरे पास लेवल 1 और लेवल 2 इनपुट जो दोनों है वो मार्केट से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल इनपुट. लेकिन अगर ये अवेलेबल नहीं तो लेवल 3 में अनऑब्जर्वेबल इनपुट, दैट इज मेरे पास मार्केट से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं जो भी इससे कैश फ्लोज आने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूंगा, और प्रेजेंट वैल्यू निकाल के वो जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वही सेम प्रेजेंट वैल्यू इज माय फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फाइनेंशियल एसेट. ये इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, ऑब्जर्वेबल मार्केट, अनऑब्जर्वेबल मार्केट, ये सब जो मैं टर्म्स यूज कर रहा हूं ये सब फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, दैट इज इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, डिबेंचर्स, उनके लिए है. ये उसी टाइप के क्वेश्चंस के लिए आएगा. Yes, everybody understood this? Yes, sir. और ये आंसर प्रॉपरली फ्रेम्ड है. अगर प्रॉपरली फ्रेम्ड है तो तुम लिख सकते हो, खाली मैंने पॉइंट सी बोला है, क्रॉस कर देना. पॉइंट सी नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि अपने पास 3 ही चीज होती है, या तो खुद का कोटेड प्राइस, या सिमिलर कंपनीज का कोटेड प्राइस, या फिर इनएक्टिव मार्केट, दैट इज ग्रे मार्केट. लेवल 1 लेवल 2 के लिए, और लेवल 3 के लिए होता है अपने पास इनकम अप्रोच, तो वो अपना आराम से काम चलता है. सो दिस आंसर यू कैन डू, और यहां से चालू करना इन द गिवन केस. इसके पहले खाली लिख लेना, सिंस द इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट इज ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द कोटेड प्राइस इज नॉट अवेलेबल, और आगे लिख देना इन द गिवन केस DS लिमिटेड हैज अडॉप्टेड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, और कंटिन्यू करना. आज ही करके खत्म करना, डोंट इसको लैग मत करो. एक और 6 का पार्ट 1 भी करवा देता हूं. क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 तो अपने को आता ही है, पार्ट 1 तो डिफिकल्ट ही नहीं है. ये देखो पार्ट 1 ये रहा. Comment on the following. DS Limited holds some vacant land for which use is not yet determined. Vacant plot है उसके पास, किस चीज के लिए यूज करेंगे अभी तक डिटरमाइंड नहीं है. The land is situated in a prominent area of the city where lot of commercial complexes are coming up, and there is no legal restriction to convert the land into कमर्शियल लैंड. याद है, रेस्ट्रिक्शन अपने को एसेट का देखना होता है, एंटिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं. तो बोलो लैंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या कि उनसे पर्पस के लिए यूज करना है? नो सर. नो. अगर लैंड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना,
तो हम लोग उसको जो जो पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं वो सबकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, और जो हाईएस्ट फेयर वैल्यू होगी वो फेयर वैल्यू पे हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. द कंपनी इज नॉट इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग द लैंड इनटू कमर्शियल प्रोजेक्ट एज इट इज नॉट इट्स बिजनेस ऑब्जेक्टिव. मतलब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाना मेंशन्ड नहीं है, तो ये उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है. मतलब रेस्ट्रिक्शन जो है वो कंपनी पे है. कंपनी जब फॉर्म हुई थी तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए नहीं, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन नहीं है. सो कंपनी पे रेस्ट्रिक्शन है. कंपनी को अपना अमेंडमेंट करना पड़ेगा अगर ये काम करना है. दे हैव टू इंक्लूड दिस दैट दे कैन मेक कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो. सो रेस्ट्रिक्शन अपने को एंटिटी का देखना ही नहीं है. करंटली द लैंड हैज बीन लेट आउट एज अ पार्किंग लॉट फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस अराउंड. अरे कमर्शियल, अभी उसका क्या यूज हो रहा है? मेरे को दो यूज बताया. यूज नंबर 1 बोला हुआ है, इस पे हम लोग अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं. यूज नंबर 2 बोला है करंटली मैं उसको पार्किंग लॉट के लिए यूज कर रहा हूं. मेरे को बताओ ना, पार्किंग लॉट मेरे को ज्यादा इनकम देगा या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा इनकम आएगा इससे? कमर्शियल कॉम्प्लेक्स. सो आज अगर मैं फेयर वैल्यू निकालूं तो हायर फेयर वैल्यू तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का क्या है? अगर मैं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के हिसाब से फेयर वैल्यू निकालूं तो हायर वैल्यू आएगी ना. यस सर. तो जो मैंने रेस्ट्रिक्शन वाला पैराग्राफ लिखाया था ना, वो पैराग्राफ लिखने का या आंसर लिखने का तरीका देख लो. मैंने तुम लोगों को एक रेस्ट्रिक्शन का पैराग्राफ दिया था, ये रहा रेस्ट्रिक्शन का. सो लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस रेस्ट्रिक्शंस ऑन एंटिटी इज नॉट कंसीडर्ड बट रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूज ऑफ लैंड इज कंसीडर्ड अंडर इंडियाज 113. वी कैलकुलेट मैक्सिमम फेयर वैल्यू दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट. दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसेट. ये पैराग्राफ लिखने के बाद लिखेंगे इन द प्रेजेंट केस लैंड कैन बी यूज्ड. इन द प्रेजेंट केस वेकेंट लैंड can be used for commercial complexes, and it is currently being used as a parking lot. So fair value should be highest of these two usage, and according to us, अपना recommendation भी देने का, according to us हायर वैल्यू अपने को कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस से मिलेगा. हायर फेयर वैल्यू विल बी फ्रॉम यूज ऑफ लैंड एज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स. सो दैट शुड बी द फेयर वैल्यू विच डी लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज. ये आंसर अपने को फ्रेम करना पड़ेगा. पहला पैराग्राफ वो लिख के दूसरे पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे इन द प्रेजेंट केस लैंड कैन बी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज ऑफ लैंड. सो लैंड कैन बी यूज्ड आइदर फॉर डेवलपमेंट, either for developing as commercial complexes, either for developing for commercial complexes, or it can be used for parking lot. Out of these two usage, higher fair value will be derived from use for commercial complexes. Hence, that should be the fair value DS Limited should recognize. That should be the fair value DS Limited should recognize. अरे समझा क्या सब लोगों को? यस सर. देख लेते हैं उनका क्या व्यू पॉइंट है. सिक्स वन एज पर इंडियाज 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट. हाँ, ये इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स डिबेंचर्स नहीं है ना, तो उसको नॉन फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं. टेक्स इनटू अकाउंट अ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. अरे ये market participant का मतलब होता है buyer and seller. India's 113 बोलता है fair value of non financial asset
कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है ना, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इनको नॉन फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं। इनकी फेयर वैल्यू शुड बी हायर ऑफ। अगर मैं खुद यूज करूं तो मैं क्या उससे बेनिफिट डिराइव कर सकता हूं, या अगर मैं बेचूं तो कितना मिल सकता है, विच एवर इज हायर। याद है, वैल्यू इन यूज और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। हम लोग ने ये दो चीज सीखा था, किसमें सीखा था, इंपेयरमेंट में सीखा था क्या, रिकवरेबल अमाउंट के लिए। वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू विच एवर इज हायर, तो वो यही बोलते हैं फेयर वैल्यू शुड बी। अगर तुम बेच रहे नहीं खुद यूज करते हो तो तुम क्या बेनिफिट डिराइव कर सकते हो, या फिर अगर बेचोगे तो बेच के क्या मिलेगा, जो भी दोनों में से हायर वैल्यू आएगा, दैट शुड बी द फेयर वैल्यू। नाउ द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट टेक्स इनटू अकाउंट द यूज ऑफ दैट एसेट दैट इज फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसेबल एंड फाइनेंशियली फीजिबल एज फॉलोज। ये लो अपना मेन आंसर आ गया, अपना मेन आंसर इधर आ गया। एज यूज दैट इज फिजिकली पॉसिबल टेक्स इनटू अकाउंट, एक मिनट ये छोड़ो ना, अपना मेन आंसर किधर से है, ये बाकी वो अपने को नॉलेज देने का काम कर रहे हैं। इन द गिवन केस, ये लो ये आंसर है मेन। इन द गिवन केस, वो पहला पैराग्राफ लिखने के बाद सीधा इधर आ जाना। इन द गिवन केस द हाईएस्ट बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ लैंड इज टू डेवलप अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। मेरा पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ रेस्ट्रिक्शन का लिख के इधर आ जाना। इन द गिवन केस द हाईएस्ट बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ लैंड इज टू डेवलप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ऑल्दो डेवलपिंग अ बिजनेस कॉम्प्लेक्स is against the business objective of the entity, but it does not affect the basis of fair valuation as per India's 113, does not consider any entity specific restriction for measuring fair value। ये पहले पैराग्राफ में लिख दिया था हम लोग ने, एंटिटी का रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए अपने को, हमको एसेट के रेस्ट्रिक्शन को कंसीडर करना चाहिए। तो देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन एसेट। Also, its current use as a parking lot is not highest and best use of the land and has the potential of being used for building a commercial complex। ये जो करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं वो हाईएस्ट और बेस्ट यूज नहीं है, इसके ऑल्टरनेट में हम लोग कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए यूज कर सकते हैं, उससे बेटर अपने को उससे हायर और बेस्ट, दैट विल बी द हायर एंड बेस्ट यूज। नाउ देयरफॉर द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज द प्राइस दैट वुड बी रिसीव्ड when sold to any seller who is interested in developing a commercial complex। तो अगर मेरे को फेयर वैल्यू निकालना है तो अब मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं पार्किंग लॉट के लिए यूज करूं। अगर मैं किसी को, मेरे को नहीं बेचना है, मैं बेच रहा नहीं हूं, आज ये एसेट मेरे पास ही है, लेकिन अगर मैं बेचूं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए किसी को, तो वो सामने वाला मेरे को क्या प्राइस देगा इसका। अगर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप करेगा तो वो क्या प्राइस देगा, दैट प्राइस शुड बी माई फेयर वैल्यू। सो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज में डेवलपिंग इट फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, that will be my fair value। Have you understood this? Yes, sir. Observable, unobservable, level 1, level 2, level 3 inputs, ये हम लोग इन्वेस्टमेंट्स इन फाइनेंशियल एसेट्स के लिए टर्म्स यूज करेंगे। These terms will be used for investments in financial asset। लेवल 1 कोटेड प्राइस ढूंढ लो सेम एसेट का, सेम इन्वेस्टमेंट्स का कोटेड प्राइस ढूंढ लो, नहीं मिला तो लेवल 2 इनपुट। लेवल 2 में दो चीज आएगी, कोटेड प्राइस ऑफ सिमिलर एसेट, सिमिलर एसेट और लाइबिलिटी, नॉट ओनली एसेट बट फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी दोनों का ही हमको फेयर वैल्यू निकालना होता है। इंड AS 109 में सीखेंगे हम लोग। सो कोटेड प्राइस ऑफ अगर अपने को सेम एसेट का कोटेड प्राइस, सेम एसेट या लाइबिलिटी का कोटेड प्राइस नहीं मिला तो सिमिलर एसेट्स का कोटेड प्राइस हम लोग हमारे फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी को मेजर करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं है तो इनएक्टिव मार्केट से उसका प्राइस ढूंढ लो। ये दोनों भी नहीं है तो ऑब्जर्वेबल मार्केट का काम खत्म। मार्केट अप्रोच से हम लोग फेयर वैल्यू नहीं निकाल सकते।
फिर अपने को इनकम अप्रोच से फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, एंड इनकम अप्रोच इज नथिंग बट डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लोज। सो वो अपना लेवल 3 इनपुट्स है, लेवल 3 बोलते हैं उसको, लेवल 3 इनपुट। और प्राइवेट कंपनी में अगर तुम्हारा कोई इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स है ना प्राइवेट कंपनी में, तो उसका कोटेड प्राइस अवेलेबल नहीं होता है, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कभी भी तुम्हारा इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच से ही उसकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है। कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल मार्केट, अगर दोनों से भी फेयर वैल्यू मिल गई ना, तो दोनों की फेयर वैल्यू लिख के डिवाइड बाय 2। कभी कभी तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 सपोज कोटेड प्राइस या तो मेरे खुद के शेयर्स की मिल गई या सिमिलर एसेट्स की मिल गई, मेरे खुद के इन्वेस्टमेंट्स की कोटेड प्राइस मिल गई या सिमिलर एसेट्स की मिल गई। तो कुछ लोग उससे भी सेटिस्फाइड नहीं होते, बोलते एक काम करो, इनकम अप्रोच से भी फेयर वैल्यू निकाल लो और दोनों फेयर वैल्यू डिवाइड बाय 2, उनका एवरेज ले लो, जो एवरेज आएगा दैट विल बी द फेयर वैल्यू। सो कहीं पे तुमको ऐसा इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है, एवरेज ऑफ बोथ, एवरेज ऑफ बोथ। अगर कोटेड प्राइस मेरे ही एसेट्स की मिल गई, मेरे ही फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटी की कोटेड प्राइस मिल गई, तो लेवल 2 लेवल 3 पे जाना ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं मिला तो लेवल 2 में मैं सिमिलर एसेट्स या लायबिलिटी की कोटेड प्राइस लूंगा और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड भी फॉलो करके फेयर वैल्यू निकाल लूंगा, और दोनों का एवरेज भी कर सकता हूं, ये भी अलाउड है। अदरवाइज हायरार्की होता है लेवल 1 नहीं तो लेवल 2, लेवल 2 नहीं तो फिर लेवल 3, बट सम लेवल 2 और लेवल 3 दोनों से करके एवरेज भी करते हैं। तो कहीं पे ऐसा भी आंसर में मिल गया ना एवरेज ऑफ बोथ, तो कंफ्यूज नहीं होना, दैट इज ऑल्सो अलाउड इन द इंडस्ट्री। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. So I have done lot of explanation on this part also. मैंने ये भी समझा दिया आज, और लेक्चर अपलोड हो ही जाएगा तो तुम लोग देख ही सकते हो। मार्केट अप्रोच में तुमको ऑब्जर्वेबल इनपुट्स मिलेंगे लेवल 1, लेवल 2। अगर ऑब्जर्वेबल इनपुट है लेवल 1 या लेवल 2, तो हम लोग उसके हिसाब से फेयर वैल्यू निकालेंगे और उसको बोलते हैं मार्केट अप्रोच। लेकिन अगर लेवल 1, लेवल 2 इनपुट अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम लोग मार्केट से इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, तो हम लोग बोलते हैं नाउ अनऑब्जर्वेबल इनपुट, आई कैन नॉट गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केट, so unobservable input, and unobservable input is nothing but income approach. We go by income approach. Income approach भी पॉसिबल नहीं तो तीसरा अप्रोच दिया है मैंने, रिप्लेसमेंट ऑफ कॉस्ट अप्रोच। अगर मैं एक्सचेंज करता ये एसेट को दूसरे एसेट से, तो नया एसेट कितने में आता, नया एसेट कितने में आता, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट अप्रोच। हैव यू अंडरस्टूड? चलो दैट्स इट। सो आज वाला जो फेयर वैल्यू का आंसर है, मैंने 6 का 1 और 2 ये दोनों कवर कर लिया। आई हैव कवर्ड 6 का 1 एंड 2, ठीक है।